जॉन ग्रे से रिएक्टर्स के बारे में बात करते हुए मेरा ज़हन यही सोच रहा था कि उबैद सलाह को भी इन सुरंगों की तलाश है। तुम्हें अचानक बिजली घर का ख्याल क्यों आ गया? जॉन ग्रे ने मानीखेज लहजा में कहा। बस ऐसे ही, मैंने निशाने हिलाए। मैंने सोचा जब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही है तो इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करूं। गुड। उसने तारीफी अंदाज में सर हिलाया और फिर अजीब सा लहजे में बोला, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इसे जानने से कोई फायदा होगा। फायदा और नुकसान तो बाद की बात है, पहले मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा और उससे पूछा, क्या मुझे जजीरे में घूमने फिरने की इजाज़त है? उसने नफी में सर हिलाया। मुमकिन है पहले तुम्हें इजाज़त मिल जाती, मगर डार्ट गन के हमले के बाद इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये सिक्योरिटी के असूल के खिलाफ करने वालों का कोई सुराग मिला नहीं, लेकिन वो हमसे ज्यादा दिन चुप नहीं सकेंगे। जॉन ग्रे के लहजे में एतमाद था। फिर वो उठ गया। तुमने नाश्ता करना है तो किचन में कह देना, बाहर जाने की कोशिश मत करना। जॉन ग्रे मुझे टेरेस में छोड़कर चला गया। मैंने रेलिंग से नीचे देखा। यह अपार्टमेंट पानी की सतह से कुछ 50-60 फुट बुलंद था। बंदरगाह पर जारी हंगामों की आवाजें यहाँ तक आ रही थीं। मैं हैरान था, ये कितनी बड़ी पोर्ट थी जिस पर दिन रात काम जारी रहता था। मुझे अब भूख लग रही थी। मैंने अंदर जाकर किचन में काम करने वाले चीनी नजाज शख्स से नाश्ते का कहा। उसने जवाब दिया, सिर्फ 15 मिनट इंतजार करें जनाब। चीनी खासी साफ अंग्रेजी बोल रहा था। नाश्ता मुझे टेरेस ही मिला देना, मैंने कहा और वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे में गया। सरस्वती की लाश ले जाई जा चुकी थी और किसी मुलाजिम ने बेडशीट भी बदल दी थी। वॉशरूम से फारिग होकर मैं वापस टेरेस में आ गया। जॉन ग्रे अपार्टमेंट में था या कहीं जा चुका था, इसके बारे में मुझे कतई इल्म नहीं था। वक्त गुजारी के लिए मैंने टाइम मैगजीन संभाल लिया। इसके एक मजमून में दुनिया की मारूफ तिजारती बहरी शाहराहों पर बढ़ते हुए कज़ा के रुझान पर तशवीश जाहिर की गई थी। मैंने बेसाख्ता कहकर लगाया, ये आप ही चोर और आप ही मुनसफ वाली कहानी थी। ताकतवर अक़वाम ने जदीद दौर में एक दो रुख की पॉलिसी अपनाई थी। सुबह जिसको मारते थे शाम को उसका मरसिया भी पढ़ते थे। इनकी इस दोगली फितरत ने सारी दुनिया को एक जंजीर में जिसे निजात की ख्वाहिश भी थी और कोई राह भी नजर नहीं आती थी। चीनी बावर्ची नाश्ता लेकर आ गया। जॉन ग्रे कहाँ है? मैंने पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। मैं सिर्फ किचन के अमूर तक महदूद हूँ जनाब, उसने अदब से जवाब दिया था। आप चाय या काफ़ी में से क्या लेना पसंद करेंगे? कॉफ़ी क्रीम के साथ, मैंने जवाब दिया तो वो सर हिला कर चला गया। मैं नाश्ता करने लगा। इस दौरान में हालात व वाक़यात पर गौर करने लगा। पिछले 4-5 हफ्तों में ज़िंदगी मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हंगामा खेज हो गई थी। दिन रात कोई ना कोई चक्कर होता था। खलीज पर मुलाजमत करने से पहले मैं कराची में अपने अपार्टमेंट में पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था। ये मुलाजमत मेरे लिए तब्दीली लाई थी। मुझे उबैद सलाह का ख्याल भी आ रहा था। उसने मुझसे कहा था कि जॉन ग्रे को खरीद कर उससे रिएक्टर्स के बारे में मालूमात हासिल करूं, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि अगर मुझे काम की कोई बात मालूम हो जाए तो मैं उस तक ये बात कैसे पहुंचाऊं। क्या उसका कोई आदमी मुझ तक रसाई हासिल कर सकता था? उसने जितनी आसानी से मेरे दोनों निगरानों को बेहोश किया था, इससे लग रहा था वो जजीरे पर खासे वसाइल और हामी रखता है। लेकिन रिएक्टर्स की तबाही अलग बात थी। उसकी जितनी हिफाजत की जाती होगी उसको तबाह करना कोई आसान काम न होता। न जाने क्यों उबैद सलाह इस जजीरे से निकल जाने के बजाय इस मामले में उलझ रहा था। लेकिन मुझे ये इत्मीनान भी था कि वो कोई अंधाधुंध कदम उठाने वाला शख्स नहीं था। उसने यकीनन इम्कानात देखे होंगे, तभी जजीरे की तबाही के दर पे था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने कॉफ़ी का कप बनाया। थोड़ी देर में चीनी बावर्ची बर्तन लेने आया। वो मखसूस चीनी जिस्मानी ताकत रखता था, दुबला और पुरतीला। उसकी उम्र 40 बरस के आस पास थी। उसने आकर खामोशी से बर्तन समेटना शुरू किए। मैंने नाश्ते की तारीफ की तो वो इंकिसारी से मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, सर मैंने एक खास पिज्ज़ा बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यार इस वक्त तो पेट फुल है, मैंने नफ़ी में जवाब दिया। सर आप खा कर तो देखें, उसने इसरार किया। मैंने अभी बनाया है। अच्छा ले आओ, मैं चख लूँगा। वो खुश हो गया था। बर्तन समेट कर वो चला गया। मैं धूप से लुत्फानंदोज होने लगा। कुछ देर बाद उसने एक प्लेट में सजा गुलाबी और भूरे रंग का पिज्ज़ा लाकर मेज़ पर रख दिया। उसने प्लेट रखने के बाद नहायत धीमी आवाज़ में कहा, उबैद सलाह। मैं साकित रह गया। फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने गोया तवज्जो ही नहीं दी और खामोशी से वापस चला गया। मैंने गहरी सांस लेकर पिज्ज़ा की प्लेट अपनी तरफ खींच ली। प्लेट में छुरी भी थी। मैंने छुरी से पिज्ज़े के टुकड़े किए। अचानक छुरी किसी ऐसी चीज़ से टकराई जो कट नहीं सकती थी। मैंने पिज्ज़ा ज़रा सा खोला। इसमें कागज़ झांक रहा था और इस पर खास किस्म की इंक से लिखा था, इस शख्स से राब्ता रखो और कोई बात हो तो इससे कह देना। मैं प्लेट पर नज़र जमाए सोच रहा था, क्या यह धोखा है या सचमुच उबैद सलाह ने मुझसे राब्ता किया है। अचानक पीछे से आहट हुई और जॉन ग्रे की आवाज़ आई।
यूसुफ क्या सोच रहे हो? मेरे हाथ से पिज्जे की प्लेट छूट गई थी। जिस्म बेख्तियार सनसना उठा था। मैं पलटा तो अकम में खड़ा जानगरे मुझे मानी के नजरों से देख रहा था। उसने पूछा, नीचे कोई खास चीज है? नहीं, मैं बंदरगाह की मसरूफियात देख रहा था। वो टहलते हुए टेरेस की रेलिंग की तरफ आया। शायद उसे शक हो गया था। वैसे भी उसकी खोपड़ी में किसी पुलिस वाले का दिमाग फिट था जो हर बात को शक की नजर से देखता था। उसने आकर नीचे झांका और सरसरी अंदाज में कहा, यह जगह पानी से कोई 100 फुट बुलंद है। अगर तुम यहां से कूद कर फरार होने के बारे में सोच रहे हो तो मैं इसे 100% खुदकुशी करार दूंगा। इस खलीज में खासी खुनखार नस्ल की शार्क और दीगर गोश्तखोर मछलियां हैं। इस पानी में रहने वाला शख्स चंद मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मेरा फरार का कोई इरादा नहीं है, मैंने खुश्क लहजे में कहा, और मुझे खबरदार करने की जरूरत नहीं है। तुम शौक से मुझ पर शक कर सकते हो। बुरा मान गए? वह हंसा। तुम मेरी महबूबा नहीं हो जिसके मिसट्रस्ट पर मैं बुरा बनाऊं। ओके ओके, उसने सर हिलाया। मैं वैसे ही खबरदार कर रहा था। ये बताओ, उबैद सलाह का कुछ पता चला? नहीं, मगर हम जल्द उसके बारे में मालूम कर लेंगे, उसने एतमाद से कहा। अलबत्ता तुम्हारे लिए एक दिलचस्प खबर है। इलेक्ट्रिक ने तुमसे मुकाबला रिन्यू करने को कहा है। वो कैसे? उसकी टांग जुड़ने में कम अज कम 6 महीने लगेंगे और फिर उसे दोबारा फार्म में आने के लिए वक्त दरकार होगा। जानगरे ने नफे में सर हिलाया। वो पुराने वक्तों की बात थी। अब जदीद तरीन तरीके आ गए हैं। ऐसी अदवायात हैं जो सिर्फ 2 महीने में हड्डी को मुकम्मल तौर पर जोड़ देती हैं। ऑपरेशन करा के इंसान 1 हफ्ते में चलने फिरने लगता है। जब वो हार चुका है तो मुकाबला दोबारा करने को क्यों कह रहा है? मैं तो उसे असूल पसंद इंसान समझता था। मुझे सचमुच हैरत थी। मुझे भी ताज्जुब है, जानगरे बोला। वो सख्त असूल पसंद है जिससे ऐसी बात की तवक्का नहीं की जा सकती है। मगर उसने जजीरे की कौंसल को दरख्वास्त दी है और उम्मीद है कि यह दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक का ताल्लुक एक आला नस्ल जर्मन खानदान से है जो कई मल्टीनेशनल कंपनियों का मालिक है। हमारी तंजीम भी उसके जेर असर है। मुझे उसका असल नाम बताओ। यह इलेक्ट्रिक नाम छिछोरा और घटिया लगता है उसकी शख्सियत पर। उसका असल नाम विल्म गैंग मिलर है। वो मारूफ मिलर खानदान से ताल्लुक रखता है। वो ठीक होकर मुझसे मुकाबला करेगा। चलो 6 महीने ना सही, फिर भी उसे पूरी तरह फिट होने की जरूरत है और उसमें 3 महीने तो लग ही जाएंगे। क्या मैं इतने अरसे तक इस जजीरे पर रहूंगा? उसे किसी कदर बेबसी से शाने उचकाए। अगर कौंसल ने मुकाबला दोबारा करने का फैसला कर लिया तो तुम्हें जजीरे पर रहना ही पड़ेगा। इस बार में हंसा, यानी तुम इतने बाइख्तियार नहीं हो जितना खुद को जाहिर करते हो। देखो कैसे मामूली मामूली से लोग तुम्हारे राह में रोड़े अटका रहे हैं। इस सच ने उसके चेहरे के पहले से बिगड़े नकूश मजीद बिगाड़ दिए थे। उसने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और गुर्रा कर बोला, मैं बेबस नहीं हूं, बस कुछ मसलहतों की वजह से जजीरे की कौंसल से बिगाड़ नहीं चाहता। मैंने कुछ कहा नहीं बल्कि तंजिया अंदाज में मुस्कुराता रहा। वो चिढ़कर टेरेस से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सरसरी अंदाज में नीचे देखा और यह देखकर जरा परेशान हो गया कि सुरमई कागज पानी पर तैर रहा था। अगर वो किसी के हाथ लग जाता तो मैंने सोचा तब भी कुछ न होता, लेकिन यह इतला जानगरे तक पहुंच जाती कि उसके फ्लैट की बालकोनी तले पानी से कागज मिला है जिस पर उबैद बिन सलाह का नाम तहरीर है। तो वो मेरी तरफ से मशकूक हो जाता। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जानगरे का ये चीनी और नस्ल बावर्ची उबैद सलाह का साथी भी हो सकता है। उबैद सलाह का निशाना जजीरे को तवानाई फराम करने वाला एटमी बिजली घर था और मैं इसे जल्द अज जल्द रिएक्टर को समंदरी पानी फराम करने वाली सुरंग के बारे में बताना चाहता था। अभी जानगरे घर में था और मैं उसकी मौजूदगी में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कुछ देर टेरेस में रहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया जहां से सरस्वती की लाश उठाई जा चुकी थी। कल रात उसने कितने जोश से मेरे साथ वक्त गुजारा था, हमारे ताल्लुक को दागदार किए बगैर, और मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपनी जान से गुजर गई थी। हालांकि मैंने सोच लिया था कि उसे बचाने के लिए मुझे गुनाह के रास्ते से भी गुजरना पड़ा तो गुजर जाऊंगा, मगर उसने मुझे आजमाइश से बचा लिया। अपनी जिंदगी से वो पहले ही बेजार थी। उसे मौका जानकर एक अच्छे मकसद के लिए जान देती। काफी देर में गुमसुम सा रहा। फिर मैंने इंटरकॉम पर जानगरे से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस पर मुझे बताया गया कि वो दफ्तर चला गया है। मौका आ गया था कि मैं चीनी बावर्ची से बात करूं। मुझे यकीन था कि मेरी नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए जानगरे ने इस पूरे फ्लैट को बगड़ किया होगा। न सिर्फ माइक्रोफोन बल्कि खुफिया कैमरे भी लगे होंगे। मेरी जरा जरा सी हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। मैंने सराहने की दराज पर रखे बॉल पेन को उठाकर बाज़ाहिर बेख्याली में जेब में रख लिया और कुछ देर कमरे में टहलने के बाद बाहर टेरेस में निकल आया। यही एक जगह थी जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वहां कैमरे नहीं थे। रेलिंग पर झुककर मैंने पेन निकाला और अपनी हथेली पर लिखा, मैं ABS से फौरी राब्ता चाहता हूँ। अपनी हथेली बंद करके मैंने पेन रखा और फिर किचन की तरफ आया। चीनी बावर्ची रात के खाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे कहा, एक कप कॉफी मिल जाएगी
اور ساتھ ہی ہتھیلی اس کے سامنے کر دی کہ صرف وہی میرے ہاتھ پر لکھی تحریر پڑھ سکے۔ اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ کیوں نہیں سر، وہ بولا، آپ کافی کہاں لیں گے؟ اپنے کمرے میں۔ میں نے ہتھیلی بند کر لی۔ صرف 10 منٹ میں کافی آپ کے پاس ہوگی سر، اس نے سر خم کر کے کہا تھا۔ اپنے کمرے کے واش روم میں آ کر ہتھیلی کو رگڑ کر دھو دیا۔ اس پر سے تحریر مٹ گئی تھی۔ اچانک مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اتنی جلدی چینی باورچی پر اعتماد کر کے بے وقوفی تو نہیں کی تھی۔ ان ممکن تھا کہ عبید صلاح کا ساتھی ہونے کے بجائے چاندگری کا جاسوس بھی ہو سکتا تھا، جس کے اشارے اور پلان پر عمل کر کے میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ پھر میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا، اگر وہ عبید صلاح کا ساتھی نہ بھی ہوتا، چاندگری کا جاسوس ہوتا، تب بھی مجھے کیا فرق پڑتا؟ اگر جانگرے نے عبید صلاح کو پکڑنے کے لیے چال چلی تھی تو مجھے اس کا پتہ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں جانگرے کو کیا بتاتا؟ البتہ میں اس سے کہہ سکتا تھا کہ میں عبید صلاح کو سمجھانے کے لیے اس سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اگرچہ باورچی سچ مچ عبید صلاح کا ساتھی تھا تو میری خوش نصیبی تھی۔ 10 منٹ میں چینی باورچی کافی لے کر آیا۔ جناب لنچ کب کریں گے؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ ایک تربیت یافتہ غلام تھا۔ ان لوگوں نے مکاری سے کام لے کر ایشیا اور افریقہ کے مختلف علاقوں سے ان لوگوں کو اغوا کیا تھا، ورنہ وہ سارے غلام بر صغیر سے بھی حاصل کر سکتے تھے، مگر ایک ہی خطے سے حاصل کردہ غلام اتحاد کر کے ان کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے تھے۔ انہوں نے مختلف قوموں کے افراد کو یہاں رکھا تھا جن میں اتحاد بے حد دشوار تھا۔ ابھی موڈ نہیں ہے، جب ہوگا تو بتا دوں گا، میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے عبید صلاح کے بارے میں کسی طرح سے بتائے گا، مگر وہ خاموشی سے کافی رکھ کر چلا گیا۔ پھر مجھے اپنی بے تابی پر ہنسی آ گئی۔ وہ ایک مفرور شخص سے فٹافٹ کس طرح رابطہ کر سکتا تھا؟ اسے یقیناً اس کام کے لیے وقت درکار تھا۔ کافی پینے کے ساتھ وقت گزاری کے لیے میں نے ایک میگزین سنبھال لیا۔ 3 بجے مجھے بھوک لگی تو کھانا طلب کر لیا، پھر سو گیا۔ شام کو آنکھ کھلی، میرے پہلو کا زخم تقریباً بھر گیا تھا، معمولی سا کھرنڈ باقی رہ گیا تھا۔ ایکسرسائز کر کے میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے۔ گزشتہ 1 مہینے سے زیادہ دن میں نے سخت تکلیف میں گزارے تھے۔ قیدی تو میں اب بھی تھا، لیکن یہ خاصی لگژری قسم کی قید تھی اور میں اس سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جانگرے رات تک نہیں آیا تھا۔ کھانا کھا کر میں 10 بجے سونے کے لیے دراز ہو گیا۔ حسب معمول نیند سے پہلے کاجل کی یاد آئی۔ وہ پاگل لڑکی نہ جانے کیا کر رہی ہوگی، ملی کتنی بے قرار ہوگی، اور میرے مرنے پر زہرا بیگم اور ان کے صاحبزادوں نے باقاعدہ جشن منایا ہوگا۔ اگرچہ میں اس کے کاروبار سے خود ہی دستبردار ہو گیا تھا، جو جمشید علی نے میرے نام منتقل کر دیا تھا، اور مجھے ذرہ برابر بھی شبہ نہیں تھا کہ میری حیثیت قربانی کے بکرے سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر کبھی برا وقت آتا تو کاروبار کے مالک کی حیثیت سے میری گردن ماری جاتی، جمشید علی کی اولاد محفوظ رہتی۔ اس کاروبار کا بیشتر نفع ان خفیہ اکاؤنٹس میں جاتا تھا جنہیں آپریٹ کرنے کا اختیار صرف زہرا بیگم کو تھا۔ مجھے بھی اس نفع کا ایک حصہ ملتا تھا، لیکن جب سے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا میں نے اس نفع کا 1 پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود زہرا بیگم اور ان کے صاحبزادے یہ سوچ کر انگاروں پر لوٹا کرتے تھے کہ کروڑوں ڈالر سالانہ کا نفع دینے والی یہ مرغی میرے قابو میں تھی۔ اگر مجھے زہرا بیگم اور جنید جاوید کو اپنے دباؤ میں نہ رکھنا ہوتا تو شاید میں یہ کاروبار بھی ان کو دے دیتا، مگر کاجل کے معاملے میں وہ اس کاروبار کی وجہ سے میرے آگے مجبور ہو سکتے تھے۔ البتہ میں نے جمشید علی کی چال ان پر لوٹاتے ہوئے جنید اور جاوید کو کاروبار کی محدود پاور آف اٹارنی دے دی تھی، جس کے تحت وہ اسے چلانے اور اس کا نفع لینے کے مجاز تھے، لیکن وہ اسے نہ تو کسی کو فروخت کر سکتے تھے اور نہ اسے اپنے نام پر منتقل کرا سکتے تھے۔ اب اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو میرے ہاتھ صاف تھے، پھنستے جنید اور جاوید، کیونکہ وہی کاروبار کے کرتا دھرتا تھے۔ مجھے اپنے نفع سے یاد آیا کہ لندن کے ایک بین الاقوامی بینک کے اکاؤنٹ میں میرے بے شمار ڈالرز محفوظ تھے۔ ان کی گنتی کم سے کم بھی کروڑوں میں آتی تھی۔ کئی برس سے میں نے اس اکاؤنٹ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ اس اکاؤنٹ کو استعمال کرتا۔ اگر میں جان گری کے چنگل سے بچ نکلتا تب بھی مجھے ان بین الاقوامی دہشت گردوں سے محفوظ رہنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ آج کے دور میں دولت ایک ایسی چیز ہے جس کے بل پر آپ بین الاقوامی مارکیٹ سے سب خرید سکتے ہیں، جدید ترین ہتھیار بھی، جیسے میزائل اور توپ، بلکہ ایٹم بم تک، اور کرائے کے فوجی بھی۔ فی الوقت میں بے بس تھا، لیکن اگر ان لوگوں کی گرفت سے نکل جاتا تو زندہ رہنے کے لیے بے شمار طریقے اختیار کر سکتا تھا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت نیند آ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، میں نے بلند آواز سے کہا۔ دروازے پر مستعد رہنے والے سیاہ فام کارڈ نے اندر جھانک کر مجھے دیکھا۔ سر، آپ کو 10 منٹ میں جانگرے صاحب کے پاس پہنچنا ہے۔ میں جھنجھلا گیا۔ کون سا وقت ہے؟ مجھے نہیں معلوم سر، آپ کے پاس اب 9 منٹ ہے، اس نے مشینی انداز میں جواب دیا، اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ مجھے حرکت میں آنا پڑا۔
हर मुमकिन तेजी से कपड़े बदल कर मैं बाहर निकला। वो मुझे लिविंग रूम में लाया। यहाँ चांद ग्रे जीन्स की पतलून पर एक ढीली सी शर्ट पहनकर बाजाहिर कहीं जाने के लिए तैयार था। इसके पैरों में कैनवस शूज थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। तुम वक्त पर आ गए, जल्दी चलो, ईगल रवाना होने वाला है। ये ईगल बदबख्त कौन है और इसे इतनी रात कहे कहाँ जाने की जरूरत पेश आ गई? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। फजूल बातों से गुरेज करो, उसने उंगली उठाकर कहा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक मुहिम पर ले जाऊंगा, उसका वक्त आ गया है। मैं तुम्हारी कज़ाकी की किसी मुहिम पे शामिल नहीं होना चाहता। मैंने नफी में सर हिलाया। मैं तुम्हारे जराइम में शरीक नहीं होगा। तुम इनकार की पोजीशन में नहीं हो, चांद ग्रे तहकमाना अंदाज में बोला। इसे ले चलो और चौकस रहना, यह खतरनाक आदमी है। यस सर, जाफाम गार्ड ने मुस्तद्दी से कहा और अपनी गन का रुख मेरी जानिब करके बोला। चलें सर, किसी और शरारत का ख्याल भी मत ज़हन में लाइएगा। मैं जाफाम गार्ड के साथ बाहर आया। मेरा शरारत का कतई मूड नहीं था, लेकिन हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर जान गरे ने एक कार्ड और बुलवा दिया था। वो दोनों मुझे नीचे बंदरगाह तक लाए। एक जेटी पर वैसे ही गन बोट खड़ी थी जिसने पहले खलीज पर कज़ाकी की थी और फिर उसे डबो दिया था। बज़ाहिर ये गहरे समंदर में मछलियां पकड़ने वाला माहीगीरी का ट्रालर लगता था। दोनों गार्ड्स ने मुझे ट्रालर के निगरान के हवाले किया। इसे जानगरे साहब ने भेजा है, जाफाम गार्ड ने निगरान को बताया। वो कैप्टन नहीं था क्योंकि उसने मुहाफ़िज़ों वाली मखसूस नीली और सब्ज वर्दी पहन रखी थी। उसने सर्द नजरों से मेरा जायजा लिया। ये किस दर्जे का कैदी है? निगरान ने जाफाम गार्ड से पूछा। A2 दर्जे का, जाफाम ने कोई कोड बताया। इसका मतलब शायद यही था कि मुझ पर कड़ी निगरानी रखी जाए। निगरान ने सर हिलाया और बोट के अर्शे पर मुस्तद गार्ड्स को बुलाकर उन्हें हुक्म दिया, इसे ले जाकर नीचे सेल में डाल दो। चलो। गार्ड्स मुझे लेकर कैद खाने में आ गए। ऐसे ही कैद खाने में मैं इस जजीरे की तरफ आते हुए सफर कर चुका था। मुझे यहाँ कैद करके गार्ड्स दफा हुए तो मैंने अपनी बकिया नींद पूरी करने का फैसला कर लिया। मेरे सोने के दौरान में ही स्टीमर हरकत में आ गया था। चंद लम्हे के लिए मेरी आंख खुली, मगर मैं दोबारा सो गया था। अगली बार जगाया गया तो एक स्याफाम ने सलाखें बजाकर मुझे नाश्ते के लिए जगाया। ट्रीस ने नीचे सुराख से अंदर कर दी और बोला, तुम नाश्ता कर लो तो आवाज़ दे लेना। इस जगह जरूरत से फारिग होने का कोई बंदोबस्त नहीं था। तबीयत पर जबर करके मैंने नाश्ता किया जो माकूल और मुनासिब मिकदार में था। तली हुई मछली, चंद डबल रोटी का स्लाइस और एक कप कॉफ़ी। नाश्ता करके मैंने ट्रे से सलाखें बजाई। स्याफाम फौरन आ गया। वो तकरीबन 6 फुट का मुतनासिब सेहत वाला नेकरो था। इसके लहजे से लग रहा था कि इसका ताल्लुक अमेरिका से है। मुझे बाथरूम जाना है, मैंने उंगली से मखसूस इशारा किया। कुछ देर इंतजार करो, मैं किसी गार्ड को भेजता हूँ, वही तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। वो ट्रे लेकर चला गया। उसके जाने के 5 मिनट बाद एक सफ़ेद फार्म गार्ड आया। उसने ताला खोलकर मुझे बुलाया। बाथरूम वो कोने में है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। इन लोगों को वक्त देने का खासा शौक था। मैंने इस कैद खाने का जायजा लिया। यहाँ पर 4 सेल थे, 2-2 करके दाएं बाएं। बाहर जाने वाला दरवाजा बंद था और एक कोने में वॉशरूम बना था। यह खासा जदीद और सहूलतों वाला बाथरूम था। मैं फारिग होकर बाहर आया तो सफ़ेद फार्म गार्ड बेजारी से टहल रहा था। मैंने उससे पूछा, जानगरे कहाँ है? वो अपने कैबिन में है, उसने खासी अकीदत से कहा। उसे कहो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गार्ड को तपाने के लिए मैंने जानबूझकर जानगरे के लिए तौहीन अमेज लहजा अपनाया। इसका खातर ख्वाह नतीजा बरामद हुआ। सफ़ेद फार्म सधाए हुए कुत्ते की तरह गुर्राने लगा। दफा हो अंदर, जानगरे तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। अच्छा, फिर अपने बाप का होगा, अगर इसका कोई एक बाप हुआ तो, मैंने सेल में दाखिल होते हुए कहा। शायद उसे मेरे मामले में खासी हदायत थी कि मुझसे उलझने से गुरेज करे, इसलिए उसने जुबानी कसीदा ख्वानी पर अक्तिफा किया और मुझे घूरता हुआ चला गया। मैं जानगरे के बारे में सोच रहा था कि वो मुझे किस मुहिम पर ले जा रहा है और इसमें शरीक करने का मकसद क्या है। जानगरे दिन ब दिन मेरे लिए पुरस्कार होता जा रहा था।